हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ने यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसका पहला डेमो टेस्ट आज 22 नवंबर को था। उम्मीद है आप सब टेस्ट देकर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। इस पेपर में 50 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इस पेपर में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनके जो अंक हैं, उनके रैंक के साथ उनके मार्क्स 25 नवंबर की शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा पहला ओपन टेस्ट था, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे जो इसके व्याख्यात्मक हल हैं वहाँ पे फोकस करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग हाल के दिनों में यूपी पीसीएस का रेंज देखें क्वेश्चन का, तो देखेंगे कि क्वेश्चन अब फिर से, अगर एक साल हम लोग 2019 का छोड़ दें तो क्वेश्चन फिर से फैक्चुअली क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। जिससे इस बार में ही अगर अंदाज लगाया जाए तो 80% प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल फैक्ट थे। बिल्कुल फैक्ट थे दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि उन फैक्ट में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट था, तो ये अलग की बात है। लेकिन अगर डायरेक्टली देखें तो 80% क्वेश्चन फैक्चुअली थे। अगर जिसको आ रहा था वो सीधा टिक मारा, और इसमें 20% जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअली थे। इस पेपर में भी हम लोग देखेंगे कि जो प्रीलिम्स का ये पेपर था यूपी पीसीएस 2020 का, इस पेपर के अगर हम लोग थोड़ा सा प्रश्नों की सोर्स पे जाएं कि किन सोर्स से ये प्रश्न आए थे, तो थोड़ा सा अगर हम लोग एक दो सब्जेक्ट जैसे इतिहास वगैरह को हटा दें तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है वहां से हम लोग देखेंगे कि बैकईयर का जो सेक्शन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यानी हम लोग साइंस में देखें, हम लोग इकोनॉमिक्स में देखें, हम लोग पॉलिटी में देखें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखें, तो इन सभी जगहों पर जो बैकईयर के क्वेश्चन थे, या हम लोग सीधी भाषा में बोलना चाहें तो जो घटना चक्र के क्वेश्चन थे, जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा ही कारगर था। दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी हिंदी हम देखेंगे कि घटना चक्र से 2020 के पेपर में कितने प्रश्न आए, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रही है। अभी हम लोग एक दो सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं। समय के साथ सारे सब्जेक्ट के सोर्स जो भी घटना चक्र से आए हैं उनको हम लोग लेके आएंगे। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि घटना चक्र पढ़ना कितना जरूरी है और साइड में पढ़ना कितना जरूरी है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस पेपर का भी मैक्सिमम प्रश्न नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं 85 to 95 प्लस 85 to 90% प्लस हमको फैक्चुअली नजर आए होंगे, बिल्कुल फैक्ट नजर आए होंगे। और इसके पीछे एक रीज़न है। इस बार पहला डेमो टेस्ट को इतना फैक्चुअल रखने के पीछे कुछ कारण है दोस्तों। पहला कारण तो यही है कि यूपी पीसीएस 2020 का पेपर देखेंगे तो उसमें भी फैक्ट की भरमार है। दूसरा कारण यह है कि चूंकि ये पहला ओपन टेस्ट था, कई सारे लोग बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम में इस टेस्ट को पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे में वो हतोत्साहित ना हो जाए, पेपर थोड़ा आसान बनाना ये टीम का एक रणनीति का हिस्सा भी थी। तीसरी बात, क्योंकि समय के साथ आगे हमारे पास और भी फुल टेस्ट हैं और नंबर ऑफ टेस्ट भी यूपीएससी हिंदी ने ज़्यादा ही रखा है। आप देखेंगे तो पूरे टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने नियर अबाउट 28 टेस्ट रखे हैं, जिसमें से 6 टेस्ट, लगभग 6 से 8 टेस्ट जो हैं वो फुल टेस्ट हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट देखने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि कुल 8 टेस्ट हम लोगों ने करेंट अफेयर का रखा है, और जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं, जो कुल टेस्ट की संख्या है, हम लोग देखेंगे कि कुल 28 टेस्ट हैं। और उन 28 टेस्टों में 13 विषयवार टेस्ट हैं, जो कि 2-2 बार रिवीजन है। यानी पॉलिटी का 2 खंडवार पेपर है, इकोनॉमिक्स का 2 खंडवार पेपर है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 13 पेपर कुल विषयवार टेस्ट हैं, 7 संपूर्ण टेस्ट है, जिसका पहला आज एक ओपन टेस्ट हो गया। यानी अभी भी यूपीएससी हिंदी के पास कुल 6 फुल टेस्ट बचे हुए हैं। यही रीज़न था कि इस पेपर को थोड़ा आसान बनाने के पीछे और क्वेश्चंस को फैक्चुअल रखने के पीछे। हालांकि इस पेपर में भी आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी मिले होंगे, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन भी मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात आती है कि कितने मार्क्स अगर इस पेपर में आए हैं तो उसको हम लोग एक अच्छा मार्क्स कह सकते हैं। हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से तैयारी थोड़ी और अच्छी की जाए, कुछ टेस्ट सीरीज का
कुछ अदर सोर्स का अगर मदद लिया जाए तो आसानी से प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक हो सकता है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का अगला पेपर होने वाला है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट के पहले नहीं होने वाला है। एग्जाम जुलाई लास्ट के बाद ही होगा, ये मान के आप चलिए। ऐसे में अगर आज से आप प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे आसानी से निकाल लेते हैं और अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी जीरो पे भी है तो आसानी से एग्जाम आते आते आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से समाप्त हो जाएगी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को इतना पहले स्टार्ट करने का यूपीएससी हिंदी का यही प्लान भी था, ताकि आप मेंस के साथ साथ आसानी से प्रीलिम्स भी लेके चल सकें और एक तरह से प्री कम मेंस आप लेके चल सकते हैं। लास्ट के 3-4 महीने में सब लोग प्री ओरिएंटेड होते हैं, आप लोग भी हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों, अगर इस पेपर में जिसका 75 प्लस या 75 भी बोल सकते हैं सही जा रहा है, माइनस करने के बाद जिनका 75 प्लस जा रहा है वो अपनी स्थिति को बिल्कुल अच्छी समझे। वो मान के चलें कि अगर अब वो थोड़ा टाइम, अगर रोज 2 घंटे की टाइम वो देते हैं तो आसानी से प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करने के वो लायक बन जाएंगे। जिनकी एग्जाम इस टेस्ट में हम लोग कह सकते हैं कि 50 माइनस जा रहा है, 50 माइनस, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। ऐसे में प्रीलिम्स को लेके वो अभी से सचेत हो जाएं और अच्छे से टेस्ट सीरीज या जो अदर मटेरियल्स हैं उनको अच्छे से ध्यान से करते चलें। बैक ईयर के क्वेश्चंस को जरूर अपने डेली शेड्यूल में रखें। हालांकि ध्यान दें, अभी से पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड मत हो, कोई एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। आप चाहे तो यूपीएससी हिंदी का कर सकते हैं या कोई भी अदर मीडियम का या किसी भी अदर कोचिंग सेंटर का आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने साथ साथ इसके कुछ मेंस के काम जरूर करिए। आप चाहिए तो ऑप्शनल या जीएस की और भी जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करते चलें। तो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ख़त्म होने के बाद आप स्टूडेंट्स में से कई सारे लोग के मैसेज आए हम लोग के पास, जिनमें 4 क्वेश्चन कॉमन था। जो 4 क्वेश्चन कॉमन था वो ये 4 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि पेपर का स्तर कैसा था। तो पेपर का स्तर कैसा था दोस्तों, इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग देखेंगे कि पेपर में 90% लगभग हम लोग कह रहे हैं कि 85 to 90% क्वेश्चन फैक्चुअली थे, बाकी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल थे। तो पेपर का स्तर नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं कि फैक्ट की तरफ इसका झुकाव अच्छा खासा था। कट ऑफ मार्क्स कितने हो सकते हैं, इसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जो आपका दूसरा कॉमन क्वेश्चन था कि कट ऑफ कितना ऐसा जाए तो हम लोग मान सकते हैं कि अच्छा है, तो 75 प्लस वाले तैयारी समझ के चलने की अच्छी चल रही है और थोड़ी सी जिनकी 50 माइनस जा रही है वो तैयारी को अच्छी करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि क्या आयोग इसी तरह का प्रश्न पूछता है जैसा आप लोगों ने ओपन टेस्ट में पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें दोनों मुद्दे हैं, हम लोग पहले ही बार चर्चा कर लिए कि आज के पेपर में हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल हम लोग सामान्य से क्वेश्चन रखे हैं, यानी बिल्कुल हम लोग बैकग्राउंड पे जाके क्वेश्चन पूछे हैं। आप जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, तो चाहे वो बौद्ध पीरियड का क्वेश्चन हो, चाहे वो जैन पीरियड का क्वेश्चन हो या मिडवल का हो, मॉडर्न का हो, बिल्कुल हम लोग बेसिक पे जाके क्वेश्चन पूछे हैं। कोशिश हमारी थी कि बैकग्राउंड को खत्म कर दिया जाए, जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको इस टेस्ट के माध्यम से खासतौर पे उस टॉपिक का बैकग्राउंड खत्म किया जाए। इस टेस्ट का हमारा टारगेट यही था। आयोग भी ऐसे क्वेश्चन पूछिए, इस बार का आप पेपर उठाइए तो ऐसे बैकग्राउंड बेस्ड सवाल आपको 25 प्लस सवाल मिल जाएंगे, 25 प्लस क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे। आगे जो आयोग का थोड़ा नेचर चेंज होता है, जहां पे समय के साथ हमारे पास कई टेस्ट बचे हैं, अभी भी हमारे पास 27 टेस्ट बचे हुए हैं जिस पे हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो हम लोग इन जगहों पे आयोग की जो मांग है उसको वहां पे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे आता है दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था, क्या अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिए कि टेस्ट सीरीज एग्जाम को हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से फिनिश करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इसका तो कोई एक ही आंसर है, करना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। आप चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज मेरा मानना है कि एक प्रीलिम्स का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चाहे क्वेश्चंस उसके एग्जाम में आते हो ना आते हो, उससे मैटर नहीं करता है, टेस्ट सीरीज देना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिए। हम लोग अपने टेस्ट सीरीज की जो भी विशेषताएं हैं उस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हम लोग अपने टेस्ट सीरीज का
जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, कोशिश हमारी रहेगी उसी रात में हम लोग 3 पार्ट वीडियोस के माध्यम से, जिसमें 50-50 क्वेश्चन के 3 वीडियोस के माध्यम से आपको प्राइवेट लिंक दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से इस पूरे पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। जो जरूरी मटेरियल्स होंगे कोशिश हमारी है कि वो भी आपको पहुंचा दिया जाए। तो ये 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं दोस्तों, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास कुल 28 टेस्ट हैं, 13 विषयवार टेस्ट हैं, 8 करंट अफेयर है, 7 संपूर्ण टेस्ट है, जिसका आज पहला टेस्ट हो गया। जो यूपीपीसीएस की फी है टेस्ट सीरीज की वो 3,999 रुपये है। अभी दिवाली ऑफर की वजह से इसकी फी 1,999 रुपये है, यानी 2,000 रुपये के करीब में हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज की फी है। आप देख सकते हैं कि 28 टेस्ट सीरीज की फी केवल 2,000 रुपये है, यानी एक टेस्ट सीरीज की फी आप देखिए तो 40 रुपये से कम पड़ रही है। साथ ही साथ आप देखिए इसका वीडियो डिस्कशन भी आपको दिया जाएगा। यूपीएससी हिंदी साथ ही साथ यूट्यूब पे कुछ क्लासेस दे रही है, आप लोग उसको भी देखते रहिए। कोशिश हमारी है कि टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे ली गई क्लास और जो अन्य हम लोग सोर्स दे रहे हैं उसके माध्यम से आपके एग्जाम का मैक्सिमम क्वेश्चन फंसाया जा सके। हम लोग अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी पूरा प्रयास करिए, रिजल्ट जरूर होगा और उम्मीद है कि 2021 का प्रीलिम्स किसी का नहीं रुकेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये मध्य पाषाण कालीन, यानी जो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पाषाण का पीरियड था, जो पाषाण कालीन पीरियड था, ये क्वेश्चन वहां से है। हम लोग देखेंगे कि जो मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा है, ये यूपी में पाया जाता है। यहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से बेसिकली हड्डी और सींग दोनों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सींग दोनों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से केवल हड्डी एवं सींग के ही उपकरण प्राप्त हुए हैं, पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन चूंकि इस जगह पे हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों की प्रधानता है, यही रीजन है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और देख सकते हैं, ये यूपी का ही एक प्रतापगढ़ का स्थल है, उसका नाम है दमदमा। दमदमा से दोस्तों 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इस 41 मानव समाधान के साक्ष्य में एक समाधान ऐसा है जहां पे 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, यानी एक ही कब्र में 3 लोग दफनाए गए हैं। अब इतिहासकार यहां से कई व्याख्या करते हैं, हालांकि वहां आपको नहीं जाना है। कुछ लोग कहते हैं सती प्रथा का साक्ष्य है, कुछ लोग कई तर्क देते हैं, बट हमको इतना याद रखना है कि दमदमा वो स्थल है जहां एक ही समाधान से, एक ही कब्र से 3 लोग के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट सराय नहर राय से है। सराय नहर राय से दोस्तों यहां 4 मानव कंकाल दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना तो कहीं एग्जाम में या तो आ चुके हैं या बेहद इंपॉर्टेंट है। कोशिश हमारी है कि सारे डायमेंशन को, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको खत्म किया जाए। आते हैं दोस्तों आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो टेस्ट सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो आपको परेशान किया होगा मेहरगढ़ और लहुरादेव, 2 ऑप्शन है। कुछ लोगों ने हमने देखा है कि ऑप्शन सी को टिक किया है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है। पहले तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के जो स्थल थे वो तो मेहरगढ़ था, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य का सोर्स है वो 6000 से 7000 बीसी के पहले का माना जाता है। लेकिन रिसेंट में कुछ खोजों से लहुरादेव से 9000 ईस्वी पूर्व तक के साक्ष्य मिल गए। यानी अब जो प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल है वो यूपी का लहुरादेव हो गया है। लहुरादेव है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। ध्यान देंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे, अगर ऑप्शन में आपको लहुरादेव और मेहरगढ़ दोनों मिलता है तो आप लहुरादेव को टिक करेंगे, लेकिन अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। ये क्वेश्चंस खासतौर पे बिहार पीसीएस कई बार टारगेट करती है। आते हैं आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन इसको नहीं बोलेंगे।
कुछ लोग कह सकते हैं कि ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट मेरी नज़र में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। रीज़न है इसका, आते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन था कि सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। रीजन बताना है कि वो क्या कारक है जिससे आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है। यानी ये टाइम फेज मान लें तो सिंध घाटी सभ्यता पहले की है और आर्य बाद की है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब कह रहा है क्या तांबा ऐसा बताता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है। तांबे का यूज बाद में स्टार्ट हुआ। हालांकि एक सभ्यता की विशेषता है ताम्र पाषाणिक, हम लोग कह सकते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता की विशेषता है, लेकिन चूंकि दोनों की नहीं है इसलिए तांबा नहीं है। अब आते हैं बात लिपि पे दोस्तों, थोड़ा सा लिपि को फोकस करिए तो हम लोग देखेंगे ये सिंध घाटी सभ्यता में लिपि तो है लेकिन कोई पढ़े नहीं जा सके हैं, क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि है। यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन डी को भी काट दीजिए कि भैया लिपि से कैसे पता चलेगा कि कौन पहले की है कौन बाद की है। यानी आपको लिपि भी नहीं बता पाएगी। चलिए आते हैं, बात करते हैं नगर नियोजन पे। क्या नगर नियोजन फिर होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी जो सिंध घाटी सभ्यता है उसको प्रथम नगरीय क्रांति के तौर पे जानते हैं। कारण यह है कि नगर नियोजन उन्नत था, लेकिन आर्य तो ग्रामीण संस्कृति के थे। ऐसे में चूंकि वहां पे नगरों के साक्ष्य मिले नहीं है तो नगर नियोजन के आधार पर तुलना करना थोड़ा सा उचित नहीं बैठ रहा है। आप इसको काटिए, लेकिन मृदभांड हम देखेंगे कि दोनों कालों की विशेषता है। मृदभांड हम देखेंगे कि हड़प्पा पीरियड का भी है और मृदभांड आर्यों की भी विशेषता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, हड़प्पा पीरियड में जो मृदभांड बनाए जाते थे वो सिंपल मृदभांड थे। जैसे हम लोग देखेंगे कि वो लोग क्या करते थे कि रेत को गर्म करते थे। जो वो पात्र बनाते थे वो बेसिकली रेतीली मिट्टी से बनाते थे और वो गर्म होने पे लाल हो जाती थी और उस पर काले रंग की डिजाइनिंग कर देते थे। उस पात्र पे काले रंग की डिजाइनिंग कर देते थे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से लाल रंग का वो पात्र होता था जिस पे काले रंग की वो लोग डिजाइनिंग किए होते थे, जिस पे काले रंग की ऐसे लाइनिंग टाइप की कुछ डिजाइनिंग होती थी। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि जो आर्यों का मृदभांड है, आर्यों का मृदभांड जो है दोस्तों वो यहां पे देखने की कोशिश कीजिए आप। धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो है वो आर्यों की विशेषता है। आइए यहां पे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है धूसर एवं चित्रित मृदभांड, ये है धूसर एवं चित्रित मृदभांड, और ये है वो नॉर्मल मृदभांड जो सिंध घाटी सभ्यता का है, जिसको रेत की वजह से, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए, जिसको रेत की मिट्टी की वजह से इसको, और ये इसका कलर लाल है और इसमें हम लोग देखेंगे काले कलर से डिजाइनिंग की गई है, काले कलर से डिजाइनिंग की गई है। तो हम लोग पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे सोसाइटी स्मार्ट होती है, सोसाइटी स्मार्ट होती है। यानी टेक्नोलॉजी का यूज आपको बढ़ता नजर आएगा। आप प्रागैतिहासिक काल को फोकस करिए। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे कि सबसे पहले मूल पत्थरों का यूज हुआ, धीरे धीरे सल्क पत्थरों का यूज होना शुरू हुआ, फ्लिक फ्लैग का यूज होना शुरू हुआ, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में इसी तरह से चेंजिंग आनी शुरू हुई। यानी जो नवीनतम पीरियड होगा, जो पहले का होगा, वहां की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम उन्नत होगी, जो बाद के समय का होगा वहां की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी उन्नत होगी। अब अगर लोग मृदभांड बनाने की तकनीक को देखें तो उससे हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो मृदभांड ऐसा बताते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता जो थी वो आर्यों से पहले की थी। जिसका सही आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बाकी चीजें देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। रीजन है कि लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, चांदी के बारे में देख लें तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी। यह लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। यह प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको एनसीईआरटी ने भी अच्छे से समझाया है कि हड़प्पावासी चांदी कहां से आयात करते थे। तो ये राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से जो है कि चांदी आयात करते थे। आगे लिखा कि हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सही है, हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि जो लोहा है ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, उत्तर वैदिक काल की। समय के साथ हम लोग वैदिक काल पे उत्तर वैदिक काल को अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये बहुत आगे की विशेषता है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो हमारे टेस्ट सीरीज का चौथा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, उसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखिए अब फिर से यूपी पीसीएस पूछना शुरू कर दिए। इस बार ही हम लोग देखेंगे
तो जो उसने भीमबेटका की खोज किसने की, भीमबेटका का साक्ष्य, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया था। वो क्वेश्चन देखिए, हम लोग कह सकते हैं उस क्वेश्चन को देख के कि अब थोड़ा सा स्थलों की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस करना होगा। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ स्थल का नाम है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। उसके सामने लिखा है 1, 2, 3, 4 में एमजी मजुमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबीला। इस प्रश्न को मैक्सिमम लोगों ने, हम लोगों ने देखा है कि सही किए हैं। रीजन है कि एक ऑप्शन आप बहुत आसानी से पहचानेंगे और इसको सीधा आंसर तक पहुंचाएंगे। ये फैक्चुअली क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि कक्षा 6 का लड़का भी जानता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये सीधा एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब देखिए, केवल आप ए ऑप्शन को 3 से मिलाइए और आपको सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। हस्तिनापुर की खोज की थी, यहाँ पे हम लोग हस्तिना लिख देते हैं, हस्तिना। आगे हम लोग कह सकते हैं कि तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी और कौशाम्बी की खोज एमजी मजुमदार ने की थी। ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। केवल आप एक ऑप्शन पहुंचाने और आपको सही आंसर मिल गया। आते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों फैक्चुअली नहीं था। देखिए, ये दूसरा वो क्वेश्चन है जो फैक्चुअली क्वेश्चन नहीं है। लोग कह सकते हैं फैक्चुअली है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट था। भले से आप लोग इसको आसानी से घटना चक्र में पा जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन फैक्ट नहीं था। इस क्वेश्चन को देने के पीछे यही रीजन है। देखिए, यहां पे बोल रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। यानी जो पूर्व वैदिक आर्य थे, यानी ये बेसिकली थोड़ा सा ऋग्वैदिक एरिया को फोकस कर रहा है और कह रहा है कि धर्म उनका कैसा था बताना था। कह रहे हैं कि क्या वो ऑप्शन ए मतलब कि वो मूर्ति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आगे कह रहा है कि वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। सी कह रहा है कि वो प्रकृति पूजा करते थे और भक्ति करते थे। और डी में कह रहा है केवल भक्ति करते थे। दोस्तों ध्यान देंगे, मंदिर के मूर्ति के साक्ष्य तो हमको मिले हैं, हड़प्पा पीरियड से भी देखेंगे हम लोग कई मूर्तियां मिली हैं, तो समय के साथ हम लोग को मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के साक्ष्य ऐसे कुछ नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजा का आपको साक्ष्य गुप्ता पीरियड से मिलना शुरू होता है, खासतौर पर हम देखेंगे मौर्योत्तर पीरियड से मिलना शुरू हो जाता है। हम लोग कह सकते हैं मौर्योत्तर पीरियड से मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिल जाता है, गुप्ता पीरियड से आपको मंदिर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यानी हम लोग मूर्ति पूजा तो सीधा सीधा काट देते हैं भाई। मूर्ति पूजा को हम लोग काट दें तो देखिए सीधा ए ऑप्शन कट गया, मूर्ति पूजा को काटते ही। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं भक्ति को। भक्ति को ध्यान दीजिए दोस्तों कि भक्ति इस पीरियड की विशेषता नहीं है। भक्ति जो है वो हम देखेंगे कि मध्यकाल की विशेषता है। साथ ही साथ भक्ति का भाव हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्टार्ट कहां से हुआ, मध्यकाल में तो भक्ति चरम पे थी, क्योंकि भक्ति मूवमेंट हुआ है तो भक्ति चरम पे तो मध्यकाल में थी। लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद से हम लोग देखेंगे तो भक्ति हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कई सारे रिलीजियस बुक्स जो भक्ति भाव से लिखे जा चुके थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भक्ति भी वैदिक इरा की विशेषता नहीं है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के काटें और देखिए सीधा आंसर आपको मिल गया बी, क्योंकि आपको ऋग्वैदिक एरिया में यज्ञों की जानकारी मिल जाएगी। प्रकृति पूजा तो आप देखते चलिए कि हड़प्पा पीरियड से चलती आ रही है, प्रकृति पूजा के साथ हड़प्पा पीरियड से मिलते आ रहे हैं। तो यहीं से आप गेस करिए और सीधा ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं दोस्तों जो टेस्ट का हमारे 6वां नंबर क्वेश्चन है, उस 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन है। जैन धर्म से क्वेश्चन था कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो हमको पता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, ऑप्शन लिखा है ए में आर्य सुधर्मा, बी में लिखा है त्रिशला, सी में लिखा है महावीर स्वामी और डी में लिखा है ऋषभदेव। ध्यान देंगे दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें थे, अर्थात ये तो संस्थापक नहीं थे। तो महावीर संस्थापक थे कौन? इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही दोस्तों ध्यान देंगे आदिनाथ भी कहा जाता था। आदिनाथ, ऋषभदेव को ही दोस्तों आदिनाथ भी कहा जाता था। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, देखिए यहां पे लिखा है कि पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा
अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन चूंकि एक बार लोअर सबऑर्डिनेट पूछ चुकी है 2007 या 8 में कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था या उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबंधित है, तो वो था ऑप्शन वाराणसी से। वाराणसी से दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के भी जन्म को यूपीपीसीएस टारगेट कर चुकी है और पूछ चुकी है। हाल के दिनों में यूपीपीसीएस कुछ ट्रेंड अपना फिर से पुराना पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक दो क्वेश्चन से ऐसा इस बार लगा है, क्योंकि इस बार अप्रैल में जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका रिटायरमेंट है। ऐसे में अगर कोई पीसीएस अधिकारी आयोग का अध्यक्ष बनता है तो लिख लीजिए कि ट्रेंड फिर से कुछ पुराना पकड़ देगा, खासतौर पे प्रीलिम्स में तो जरूर पकड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन फिर हड़प्पा पीरियड से क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इस बार के पेपर में भी हड़प्पा पीरियड से टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। मतलब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के इस बार हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन अकेले प्रागैतिहासिक और ऋग्वैदिक और सिंधु सभ्यता मिला के क्वेश्चन है। इतनी इंपॉर्टेंट इस बार के पेपर में ये 3 टॉपिक रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता यहां पे देखेंगे कि एक साइड में स्थल का नाम लिखा है जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। दूसरी साइड में नदियों का नाम लिखा है भोगवा, रावी, घग्गर और सतलज। दोस्तों इसमें हमको मैच कराना है कि ध्यान देंगे, इसमें हमको मैच कराना है। मैच आप कराते समय याद रखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार पेपर पूछती है यूपीपीसीएस, रोपड़ को वो अक्सर पूछती रहती है। तो रोपड़ तो आप जरूर याद रखिए कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो अगर आप रोपड़ को मैच कराएंगे तो आप डी से सीधा 4 को मैच कराइए तो 2 क्वेश्चन आपका कट गया। 2 ऑप्शन कटा, आपके पास ऑप्शन केवल बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए और डी बचा तो दोनों में देखेंगे, सॉरी ए और सी बचा तो दोनों में बी को 3 से मैच करा रहा है, यानी कालीबंगा का घग्गर हो गया। तो देखिए कालीबंगा का घग्गर हो गया, एक आप पहचाने 2 निकल गया। अब हमारे पास बचता है कि भैया हड़प्पा रावी के किनारे होगी या हड़प्पा रावी के किनारे होगी या हड़प्पा 1 नंबर भोगवा के किनारे होगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर है, यानी हड़प्पा रावी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आप केवल हड़प्पा भी अगर एक ही याद था तो भी आपको आंसर मिल जाता। लेकिन रोपड़ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन बन के भी आया है। बिहार पीसीएस में आप देख लीजिए और एमपी पीसीएस में आप देख लीजिए, ये सेपरेट क्वेश्चन बन के आया है। तो इसलिए ये चारों जो नदियों के नाम थे और जिनके किनारे ये बसे हुए स्थल थे उनके बारे में यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है। इसको आप लोग जरूर देख लें। अदर स्टेट के भी एग्जाम में ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे जाने जाते हैं। जो लोग बिहार पीसीएस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग तो खास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि बिहार में आप देखेंगे कि हिस्ट्री से अकेले 40+ क्वेश्चन, 35+ क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री से आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड से है। यहाँ पे चारों वेदों के नाम लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और सामने कुछ ब्राह्मणों के नाम दिए गए हैं, ऐत्रेय, गोपथ, सतपथ और पंचविश। बताना है कि ये जो ब्राह्मण लिखे गए हैं ऐत्रेय, गोपथ, सतपथ और पंचविश, ये किन वेदों से संबंधित हैं, मैच कराना है दोस्तों। यहाँ पे एक गलती हो गई है और इसका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करते समय यहाँ पे टाइपिंग में एक गलती है कि इसका जो ऑप्शन है वो नहीं रखा पाया है। हालांकि चलिए इसको जो मैच करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें परेशान होने का काम नहीं है। क्योंकि देखिए जो ऋग्वेद है दोस्तों, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का है, जो ऐत्रेय है वो ऋग्वेद का है, यानी ए को आप 1 से मैच करा दीजिए। जो गोपथ है, जो सामवेद है दोस्तों, जो सामवेद है उसका जो ब्राह्मण है वो है सतपथ। जो दोस्तों सामवेद है, हम देखेंगे उसका जो ब्राह्मण है वो है तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। यानी जो पंचविश है ये सामवेद का है, तो जो पंचविश सामवेद का हो गया, यानी बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। आगे देखें दोस्तों, जो सतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का है, तो जब सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हो गया,
ऐसे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यजुर्वेद डी पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी को मैच कराएंगे 3 से, डी को मैच कराएंगे 3 से। अब बचा एक ही गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से, और यानी सी का हो गया आंसर 2। तो दोस्तों ऑप्शन में जहां ये होगा वही सही आंसर होगा। एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसका आंसर लिखा नहीं पाया है, बट इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा, एकदम मैच करा दिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन चूंकि पूछते रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा फैक्ट आप लोग ठीक से याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मुंडकोपनिषद से। पहले के दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता था, अक्सर आता है। आप लोअर पीसीएस देखिए, अपर पीसीएस भी देखिए, वहां भी आया है। यहां तक कि मुंडकोपनिषद पे क्वेश्चन एक बार अपर पीसीएस ने तो मेंस में भी पूछा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दोस्तों, आप लोग उसको जरूर गूगल करके याद कर जाइएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में कहा गया है। ये होमवर्क के तौर पे भी आप लोग कर सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में कहा गया है, इसको आप लोग एक बार जरूर ढूंढ के कर लेंगे। ये होमवर्क के तौर पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। तो 9वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज का जो हमारे टेस्ट का 10वां नंबर क्वेश्चन था उसको देखते हैं। 10वां नंबर भी क्वेश्चन बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो बैकग्राउंड है वहां से क्वेश्चन आते रहे हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता किस और वंश से संबंधित थे, माता किस वंश से संबंधित थी, उनकी पत्नी किस वंश से संबंधित थी, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। ध्यान देंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ का था। लोकेशन क्या था, तो लुम्बिनी के निकट कपिल वस्तु में हुआ था, कपिल वस्तु में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण से संबंधित थे, शाक्य गण। इनकी माता माया देवी थी, जो कि कोलीय गण राज्य से संबंधित थी, कोलीय गण राज्य से। तो पिता शाक्य गण राज्य से संबंधित हो गए और माता कोलीय गण राज्य से संबंधित हो गई। और इनकी जो पत्नी यशोधरा थी वो शाक्य कुल से संबंधित थी, शाक्य कुल की कन्या थी। यानी पिता और पत्नी तो एक ही कुल के थे, शाक्य कुल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक ही कुल के थे, और गौतम बुद्ध भी और उनकी पत्नी भी दोनों शाक्य कुल के ही थे। पिता क्योंकि शाक्य कुल के थे, अगर पिता पक्ष से देखा जाए तो दोनों लोग एक ही कुल के हो गए। यही रीजन है कि माता पे क्वेश्चन अक्सर पूछा है। तो कोली वंश से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। 16 वर्ष की अल्पाई में हम लोग देखेंगे इनका शादी हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बेसिकली सारी चीजें हो गई। आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। तो अशोक के शिलालेख में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे गौतम बुद्ध पे अब आपका काम यही है। देखिए टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि जितना आ गया आप उतने पे ही रुक जाइए। अब आपका एक काम ये है कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो और भी फैक्ट्स हैं उसको एक बार जरूर देख लेंगे। आप चाहिए तो इसके लिए एकमात्र सोर्स अपनाइए, और उस सोर्स का नाम है, लिख दिया गया है, इस सोर्स को फॉलो कर लीजिए। मैक्सिमम जो भी घटना चक्र से फैक्चुअली काम है वो निकल जाएगा। हालांकि इस बार हिस्ट्री में ऐसा कहना अब अनुचित है। इस बार नियर अबाउट हम लोग देख सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन ऐसे आए हैं दोस्तों। 8 से 10 नहीं, 10 से 12 बोलिए, जिसका संबंध तो घटना चक्र से है लेकिन क्वेश्चन घटना चक्र से नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि टॉपिक वो भले घटना चक्र में लिखा है, लेकिन वो कंटेंट जो सही आंसर जरूरी था वो घटना चक्र में नहीं था। ऐसे कई क्वेश्चन थे, हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस का एकदम हिटेड क्वेश्चन है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप समझिए कि 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछी हुई है यूपी पीसीएस। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अशोक के मैक्सिमम अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अगर हम लोग अभिलेखों को देखें तो अशोक के अभिलेखों को कुल 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 पार्ट्स में। उसको हम लोग बोलते हैं शिलालेख,
स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख अगेन 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। ध्यान देंगे कि जो इसमें शिलालेखों का 8 ऐसा जगह है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अशोक के ऐसे 8 जगहों से शिलालेख पाए गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे जो शाहबाजगढ़ी का शिलालेख है, जो मानसेहरा का है, गिरनार का है, धौली का है, कालसी का है, जोगढ़, सोपारा और एरागुड़ी। यहाँ के जो शिलालेख हैं ये अशोक के बारे में कई सारी जानकारियाँ देते हैं। यही रीज़न है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का शिलालेख है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दो ऐसे हैं जो खरोष्ठी में लिखे गए हैं। खरोष्ठी में, जो खरोष्ठी में लिखे गए हैं। बाकी लगभग अधिकांश इनके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अशोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऐसे 4 अभिलेख हैं दोस्तों, आप इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार कीजिए। अशोक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। इसलिए अशोक से रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर देखें, अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, ध्यान रखें। आते हैं बेसिकली इनके जो शिलालेख है वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। आते हैं आज के 12वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज का था। 12वें नंबर क्वेश्चन में एक साइड में राजवंश लिखा है और दूसरे साइड में राजधानियों के नाम लिखे हैं। राजवंश में शुंग है, सातवाहन है, कदम्ब है और चंदेल है। राजधानी में पैठन, बनवासी, महोबा और पाटलिपुत्र। सही कूट का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आजकल यूपीपीसीएस भी दे रही है। आप इसी बार का देखिए तो 2 क्वेश्चन राजधानियों से आए हैं। हालांकि उन क्वेश्चंस का संबंध, एक क्वेश्चन का उसमें संबंध डायरेक्टली जो महाजनपद इरा है वहां से था। तो आते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों, तो जो सातवाहन है, तो सातवाहनों की राजधानी पैठन है। सातवाहनों की राजधानी पैठन है। और ये सातवाहन के बारे में आप उठा के बैकियर देखिए, कई बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार नहीं, कई बार। तो यानी एक आसान सा, अगर आपको सातवाहनों के बारे में इजिली आपकी सातवाहन की राजधानी 6 to 8 की एनसीईआरटी में मिल जाएगी। 6 to 8 की एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा मेरा तो माना है कि 6 के एनसीईआरटी में सातवाहनों की राजधानी के बारे में दिया होगा, क्योंकि 6 की जो एनसीईआरटी है वो एंशिएंट इंडिया है, तो वहाँ पे जरूर लिखा होगा। तो सातवाहन को आप पैठन से अगर मिलाते हैं तो इसका देखिए तुरंत आंसर आपको मिल जा रहा है। चलिए, अगर आपको ये नहीं भी याद था तो आगे देखते हैं। आगे में इसका जो चंदेल वाला हिस्सा है, तो चंदेल बेहद इंपॉर्टेंट है। चंदेलों की राजधानी महोबा थी। चंदेलों की राजधानी महोबा थी, लेकिन देखेंगे चंदेल का जो राजधानी महोबा था वो 3 जगह ऑप्शन में है। ऐसे में चंदेल के पता रहने से आपको आंसर आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको सातवाहन पता था तो इजिली आपको आंसर मिल जाता। कदम्ब को देखें तो कदम्ब की जो राजधानी थी वो बनवासी थी। कदम्ब की राजधानी जो थी वो बनवासी थी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कदम्ब का हो गया बनवासी। तो सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया और ए का 4 हो गया, यानी पाटलिपुत्र जो है सुंग, यहाँ पे सुंग लिखा गया है लेकिन ये सुंग है दोस्तों, ध्यान देंगे सुंग है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं टेस्ट के 13वें नंबर क्वेश्चन पे। टेस्ट का 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप फैक्चुअली भी कह सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली भी कह सकते हैं। मेरे नज़र में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है। आते हैं कैसे, देखते हैं। जाहिर सी बात है, नेपोलियन था कौन, आप फोकस कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए। नेपोलियन का एक स्टेटमेंट है कि मुझको दुनिया तलवार की नोक के दम पे जानती है और तब तक मेरा अस्तित्व है जब तक मेरी तलवार है। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि जिस दिन उसकी तलवार छूटी, यानी जिस दिन वो किसी युद्ध में हारा, उस दिन नेपोलियन की जो इंपॉर्टेंस है, नेपोलियन की जो महत्ता है वो खत्म हो जाएगी और दुनिया उसको नकार देगी। फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया उसको नकार देगी। अब देखिए, जब नेपोलियन युद्धों के लिए जाना जाता था तो ध्यान दीजिए कि इन चारों में ऐसा कौन है जो युद्धों के लिए जाना जाता है, जो विजयों के लिए जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त। आप हिस्ट्री थोड़ी भी जानते होंगे तो आप समुद्रगुप्त के युद्धों से, उसके विजयों से अच्छी तरह परिचित होंगे। इसके युद्धों और विजयों को देखते हुए ही इतिहासकारों ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। 14वां नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य, हम देखेंगे कि मंदिर स्थापत्य में
का जो इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल है वो है खजुराहो में। खजुराहो के जो मंदिर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है स्थापत्य की दृष्टि से। जो खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण चंदेलों ने करवाया है, चंदेलों ने करवाया। मैक्सिमम मंदिरों का निर्माण वहाँ पे चंदेलों ने करवाया है। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता भी रहता है, एक बार उसको देख लेंगे, शायद उसको एलोरा का मंदिर कहते हैं, बट इस फैक्ट को एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, तब इस फैक्ट को मानेंगे। बट खजुराहो का ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, फैक्चुअली क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वां नंबर क्वेश्चन है चोलों की राजधानी थी। तो हम देखेंगे कि चोलों की जो राजधानी थी, ऑप्शन लिखा है कांची, बी तंजौर, सी उत्तर मेरूर, डी कावेरीपत्तनम। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर मेरूर से एक अभिलेख मिला है चोलों की, जहां से इनकी जो हम लोग कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था थी, जो हम लोग कहते हैं जो ग्रामीण शासन व्यवस्था थी, जिसको हम लोग देखेंगे जैसे ग्राम सभा टाइप की चीजें जो थी, तो जो इनकी शासन व्यवस्था थी उसकी मैक्सिमम जानकारी हमको उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। जो इनकी ग्राम शासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी, वो कैसी थी, कैसे रेगुलेट होती थी, कैसे वो वर्क करती थी, इसकी सारी जानकारी बेसिकली उत्तर मेरूर अभिलेख में है। ऑप्शन इसी के लिए उत्तर मेरूर यहाँ पे डाल दिया गया है कि जो लोग नहीं जानेंगे वो सोचेंगे भैया उत्तर मेरूर को मार दो। लेकिन हम लोग देखेंगे चोलों को एक नहीं, चोलों की 3 राजधानी थी। जो चोलों की राजधानी थी उसका नाम है तंजावर, जिसको तंजौर भी कहते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा के इर्द गिर्द ये स्थल है, उरैयूर, और तीसरा है उरैयूर। उरैयूर संगम पीरियड में चोलों की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो गया आपका, देख लीजिए, तो तंजौर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से देख लिए, जितनी भी फैक्ट थी अच्छे से समझ लिए। जहां दोस्तों आपको परेशानी होगी आप जरूर बताएंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन जो कि संगम पीरियड से है, बोल रहा है कि तृतीय संगम का आयोजन हुआ था। संगम का मतलब होता है दोस्तों मिलना। हम लोग देखेंगे कि जो कवियों का एक सम्मेलन हुआ था, जो दक्षिण भारत के कवियों का, उसी को बोलते हैं संगम सम्मेलन। 3 बार वो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन। आते हैं, देखते हैं इन लोग के बारे में। देखेंगे जो प्रथम संगम हुआ था दोस्तों वो हुआ था मदुरई में, मदुरई में। इसको हम लोग लाल कलर से अंडरलाइन करते हैं। और जो तृतीय संगम हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था। तो आप लोग याद करिए कि पहला और तीसरा ये हुआ है मदुरई में, मदुरई में हुआ है। और जो पहला की अध्यक्षता देखिए अगस्त ऋषि ने की है, और दूसरे की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया है। तो ये स्थान हो गया, पहले और दूसरे की अध्यक्षता किया है अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने। पेपर में यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, निम्नांकित में से किन संगम की और हम लोग कह सकते हैं कि हुआ था आयोजन मदुरई में हुआ था। पहला दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस स्तर पे भी तैयार रहेंगे। तो जो स्थान था पहला मदुरई में हुआ है, दूसरा कपाटपुरम में हुआ है, तीसरा मदुरई में हुआ है। जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो पहले और दूसरे में अगस्त ऋषि थे, तीसरे में नक्कीरर थे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको मिल गया, तो मदुरई में हुआ था तृतीय संगम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन पे एक साइड में बुक्स है और एक साइड में हम लोग देखेंगे कि उनके साहित्यकारों के नाम हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इस बार के भी पीसीएस में आप 2 क्वेश्चन ऐसा पाएंगे, एक एंशिएंट पीरियड से दिया था और एक मेडिवल पीरियड से दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन। हालांकि इस बार का जो मेडिवल पीरियड का साहित्य पे क्वेश्चन था वो कालानुक्रम अरेंज करने के लिए दिया था। ऐसे क्वेश्चंस पे भी हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। अब आप ये मत करिएगा कि सारे बुक्स कब लिखे गए थे, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए। उसके एक तुक्के की रणनीति है, उसमें हम लोग विचार करेंगे। कैसे विचार करेंगे, आने वाले टेस्ट में उसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेंगे। अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको समझते हैं। हमको कोई अगर बुक ना पता रहे तो अर्थशास्त्र तो बच्चे को पता है भैया, इसके रचयिता हैं चाणक्य, तो आप सी को 4 से मिलाइए और ऑप्शन पाइए। ये क्वेश्चन हम देखें दोस्तों कि कई सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो फिर चयन मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि सी को 4 से मैच कराइए। अब कल्हड़ की रास तरंगिणी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आसान ही कह सकते हैं। तो अगर आपको डी का 2 भी पता रहता तो देखिए आपको आंसर मिल गया।
इसमें एक जो वात्स्यायन है, तो वात्स्यायन की जो बुक है वो है कामसूत्र। अब अगला हमारा बचा पाणिनि, तो पाणिनि का हो गया अष्टाध्यायी, पाणिनि का हो गया अष्टाध्यायी। आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था। दोस्तों बेगम हजरत महल बच्चे को पता है कि थी, मौलवी अहमदुल्ला बिल्कुल थे। आप लोग को बता सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इसी के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये किस जगह से संबंधित रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे बेगम हजरत महल अवध के एरिया से संबंधित थे। आपके पास होमवर्क है कि चलिए हमको बताइए आपकी मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से संबंधित थे। अब दो ऑप्शन बचा दोस्तों, कुंवर सिंह और उधम सिंह। कुंवर सिंह आप देखिए पिछली बार बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन बन के आया है। तो कुंवर सिंह तो भैया 1857 में थे ही थे। हम लोग कह सकते हैं कि इकलौते ऐसे वृद्ध थे जिन्होंने सबकी नाक में दम कर दिया था। अब बात आती है उधम सिंह। सिंह को दिखा के आपको भिड़ा दिया। उधम सिंह क्यों नहीं है? उधम सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लिया था, और एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने ये बदला ब्रिटेन में जाके पंजाब के जो वो कमिश्नर था सैंडर्स, उसको गोली मार के लिया था। तो आप शपथ का सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हैं उधम सिंह से, कि शपथ लिए थे कि जलियांवाले बाग कांड के उस हत्यारे को जरूर मार डालेंगे और उनको जाकर ब्रिटेन में मारते हैं। तो इससे बड़ा आपको प्रतिज्ञा नहीं देखने को मिलेगा। तो उधम सिंह इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उधम सिंह जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि 20वीं टाइम पीरियड के, 20वीं दशक के हैं, सदी के हैं, जब आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय की घटना से संबंधित है, 1857 से नहीं। आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो रिलीजन में हस्तक्षेप था दोस्तों, धर्म में हस्तक्षेप। हम लोग देखेंगे कि रॉयल इनफील्ड नाम की एक बंदूक आती है, और ऐसा माना जाता है, एक अफवाह फैलती है कि इस बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है, और उसको आपको नोच के फायर करने हैं, दांत से नोचना था। गाय हिंदू धर्म में हमको पता है कि एक हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रतीक के तौर पे है, एक हमारे लिए पवित्र चीज है। तो हिंदू ने मना कर दिया। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सुअर की चर्बी को जो है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है वो इग्नोर करती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो धर्म में हस्तक्षेप माना गया, और जब ऐसा विरोध किया गया कि भैया हम लोग इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो ब्रिटिश तमगा जो था उसने बिना जांच किए और कह दिया कि नहीं है, जिससे एक असंतोष फैला। और हम देखेंगे प्राइमरी लेवल पे और मंगल पांडे ने विद्रोह कर ही दिया। तो मेन जो कारण था वो था धर्म में हस्तक्षेप। बाकी भी रीजन थे, सैनिक असंतोष भी कारण था, भारत का आर्थिक शोषण भी कारण था, डलहौजी की हड़प की नीति भी कारण थी। लेकिन क्वेश्चन चूंकि तत्कालिक कारण पूछा है, कई सारे बच्चों ने इस चीज को फोकस नहीं किया और इस क्वेश्चन को गलत कर दिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं आज के 20वें नंबर क्वेश्चन पे। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर है अरुणा आशफ अली। दोस्तों यहां पे हम लोग पिछले कुछ गलत, बेगम हजरत महल को हम लोग अवध के एरिया से बोल देते हैं, जबकि ये लखनऊ के एरिया से थी। हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि वही एरिया है, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। और जो यहां पे क्वेश्चन है कि वह महिला जिन्होंने अवध के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो थी। तो इसका सही आंसर यहां पे दोस्तों ऑप्शन सी लिखा गया है, बट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार थोड़ा पेंडिंग पे रख देते हैं और हम लोग देख लेंगे। तो 1857 की क्रांति का अवध में जो नेतृत्व किया था वो लक्ष्मीबाई तो बिल्कुल नहीं थी, नाना साहब तो वो कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ वाले रीजन से थी। तो इसका सही आंसर हम लोग कह सकते हैं अरुणा आशफ अली था। सही है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन नील दर्पण पे है।
नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन है ए बी सी डी, तारानाथ, दीनबंधु, मित्र तारानाथ घोष और बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण नाटक के जो लेखक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद एक नील विद्रोह होता है। एक्चुअली ये रीज़न ये है होने का कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो बगान मालिक थे नीलों के, वो जबरदस्ती नील की खेती के लिए किसानों को फोर्स किए। चूँकि किसानों के लिए बेनिफिशियल नहीं था, इसको उपजाने के तरीके उनको नहीं पता थे, तो प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे नुकसान होना लाजमी था और कोई सहायक राशि नहीं थी। ऐसे में एक असंतोष उमड़ा और देखते देखते एक विद्रोह में तब्दील हुआ, जिसका बहुत ही बुरी तरह से दमन किया अंग्रेजों ने। तो उसका दमन वाला जो पार्ट है ना, कि कैसे उनका दमन किया गया, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में इसको लिखा हुआ है। तो चलिए इसका सही आंसर है, आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एनी बेसेंट को न्यू इंडिया से मैच कराया है, बाल गंगाधर तिलक को मराठा, हमको पता है एनी बेसेंट न्यू इंडिया 100% सही है, बीईओ में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस बार। बाल गंगाधर तिलक मराठा बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी यंग इंडिया बिल्कुल सही है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यहाँ पे केसरी से मैच कराया है, जबकि हमको पता है इनका भी बाल गंगाधर तिलक ही है। तो सुमेलित नहीं है चूंकि पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हम देखें कि कितने लोगों ने इसका आंसर बी मार दिया है। मैक्सिमम लोगों ने, कई लोगों ने ऑप्शन बी को ठीक किया है। मतलब वो बाल गंगाधर तिलक का मराठा इतना ज़्यादा ही जानते थे कि सही है कि वहाँ पे उन्होंने नहीं पढ़ा ही नहीं और सीधा बाल गंगाधर तिलक मार दिया। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान देना है, ऑप्शन में जरूर ध्यान दीजिए कि अगर नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसको गोला कर लीजिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। 23वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर, नास्तिकता पर, बहुदेववाद पर, अद्वैतवाद पर। तो देखेंगे दोस्तों कि जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद पर आधारित है, वो एकेश्वरवाद की उपासना को प्रमोट करता है। एकेश्वरवाद की उपासना को प्रमोट करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, अवतारवाद का विरोध करेगा, और राजा राम मोहन राय का टारगेट था, उद्देश्य था सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना, और उसका रास्ता एक था कि ईश्वर एक है, और इस तरह से एक सामंजस्य स्थापित किए। और हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार आंदोलन था वो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। मुगल बादशाह अकबर ने, यहाँ पे अकबर लिखा है, अकबर द्वितीय ने, कर लीजिए, अकबर द्वितीय ने मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि उनकी वकालत करने ये लंदन गए थे। इसीलिए इनकी जो उपाधि दी गई थी वो राजा राम मोहन राय की जो उपाधि थी, राजा नाम की जो उपाधि थी, वो अकबर द्वितीय ने दिया था। यहाँ पे अकबर लिखा है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। 24वीं नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और देव समाज। चूंकि हमको पता है दोस्तों कि जो आर्य समाज था इसके संस्थापक का नाम है दयानंद सरस्वती, और चूंकि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, ऐसे में सत्यार्थ प्रकाश का जो संबंध है वो आर्य समाज से है। आर्य समाज से है। हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। मुंबई में, ध्यान देंगे दोस्तों, कहाँ की थी ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो मुंबई में की थी। उनके विचार जो है वो सत्यार्थ प्रकाश में आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हम लोग आलोचना लिखते हैं स्वदेशी आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो शुद्धि आंदोलन को हम लोग आलोचना के तौर पे लिखते हैं। और इस शुद्धि आंदोलन को चलाने का जो श्रेय था वो था दयानंद सरस्वती के पास। इसमें बेसिकली ये किया गया था, जिन लोग ने धर्म परिवर्तन करके अदर धर्म में, मुस्लिम में, ईसाइयत में चले गए थे, उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया कि आप आइए पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण कीजिए। तो ये 24वां नंबर क्वेश्चन था। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है क्या है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, तो बिल्कुल सही दोस्तों। देखेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ नदी जोड़ो परियोजना तो प्लान तो बन रहा है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत पे नहीं उतरी है, तो ऑप्शन ए तो सही है। बी कह रहा है कि वर्षा की पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, तो ये भी रीजन है दोस्तों।
हम लोग देखेंगे कि हाल के दिनों में जो उष्मीय तापन है उसमें वृद्धि हो रही है, और यही रीज़न है चूंकि पानी को कलेक्ट करने का सोर्स नहीं है, तो पानी छितरा जा रहा है। छितरा जाने यानी स्पेस उसका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने का कारण क्या हो रहा है कि भाप बन के वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जा रहा है। अगर यही कहीं जल संचयन की व्यवस्था होती तो इतना जल्दी नहीं उड़ता, लेकिन जल संचयन की व्यवस्था के अभाव के कारण तीव्रता से भाप बन के उड़ जा रहा है। तो दूसरा नंबर भी सही है। तीसरे पे कह रहा है कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो जब 2 सही हो गया तो जाहिर सी बात है भैया कि इसका उपर्युक्त सभी सही है। बाकी बच्चा को होता है कि भैया वर्षा कुछ ही महीने में बहुत तेज होती है, तो सही है, वो भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, तीनों व्याख्या सही है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों। 26वां नंबर क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है। इस बार तो हालांकि दोस्तों जनजातियों से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जनजातियों से क्वेश्चन ना यूपी पीसीएस अक्सर पूछती है। हालांकि अभी हम लोग एक जनजाति को उठाए हैं, वो भी टोडा को उठाए हैं। हम देखेंगे कि ये तमिलनाडु के एरिया में रहती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको ध्यान देंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो हम बोलते भी जा रहे हैं। अब तक लगभग 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है 27वां नंबर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल हम लोग देखेंगे दोस्तों, मंगोलिया, जो चीन की और मंगोलिया का जो हम लोग कह सकते हैं एरिया है, वहां पे स्थित है गोबी मरुस्थल। इस चीज को ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर है गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यहां पे सिमुक अरब के रेगिस्तान, टेम्पोरल जापान, यहाँ पे कुछ मानसूनी पवनों के नाम, यानी इस साइड में आप देखेंगे कि जापान मानसूनी पवनों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैच कराया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों को सिमून जो है वो अरब के रेगिस्तान में बहती है, बिल्कुल बहती है। चूंकि अरब के रेगिस्तान में बनती है, इसी के लिए इसको लाल धुएं वाली आंधी भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या कि इतनी तेज चलती है अरब के रेगिस्तान से, ये जो है कि लाल कण उठा लेती है, अर्थात जो रेत की कण होती है उनको उठा लेती है, इसी के लिए इसको लाल धुएं की आंधी भी कहते हैं। टेम्पोरल को जापान से मैच कराया है, सामून को ईरान व इराक से, तो बिल्कुल सही है, सामून ईरान एवं इराक की है। सिस्टन पूर्वी ईरान की है, ये भी सही है, लेकिन टेम्पोरल दोस्तों जापान की नहीं है। टेम्पोरल जो है वो मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी पवन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पोरल जापान की ना होके अमेरिका की है। आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे 2019 के पीसीएस में चला हुआ है, 2019 के यूपी पीसीएस में चला हुआ है। सारे एंगल को हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे नदियों से अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इस बार भी आए हैं। आप लोग देखे होंगे कि लगभग 2 क्वेश्चन इस बार नदियों से आए हैं। अगला कह रहा है कि किस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, यानी उद्गम का सोर्स जो है इस क्वेश्चन की मांग है। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है दोस्तों, उसके उद्गम का जो सोर्स है वो अमरकंटक चोटी है। देखेंगे नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में पड़ता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसकी आप लंबाई देख सकते हैं, 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी है। चंबल नदी, जो चंबल नदी है दोस्तों, यहाँ पे एक आप और देख सकते हैं कि ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, और ये मालवा पठार में स्थित महू से निकलती है, महू के निकट से निकलती है। तो चंबल नदी का सोर्स आप लोग देख सकते हैं मालवा पठार हो गया, मालवा पठार के नजदीक से निकलती है। एक और यहाँ पे हम लोग फैक्ट रख दिए केन नदी के बारे में। केन देखिए ये भी यमुना की सहायक नदी है और कैमूर की पहाड़ी इसका उद्गम है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से, उसके पास से इसका उद्गम है। तो जो उद्गम का थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट था, 2-4 नदियों के नाम हम लोग को लगे, उसके हम लोग ने फैक्ट यहाँ पे रख दिए हैं। समय के साथ जो अन्य नदियों के उद्गम सोर्स हैं और भी जो नदियों से रिलेटेड फैक्ट है उसको हम लोग रखते जाएंगे। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आज का जो 30वां नंबर क्वेश्चन हमारे टेस्ट का था वो है, एक साइड में परियोजना है और दूसरे साइड में राज्य है। आप लोग अगर
यूपीपीसीएस का बैक ईयर क्वेश्चन देखिए, तो इस टाइप के ही प्रश्न जो है कि जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। जियोग्राफी मैक्सिमम 95% प्रश्न दोस्तों जियोग्राफी का फैक्चुअली ही चलता है। पिछली बार भी 19 में भी यही था, 20 में भी लगभग यही है। आप देखेंगे कि नागार्जुन परियोजना, सरावती परियोजना, नाप्ता झाकरी परियोजना और उरी 2 परियोजना, 4 परियोजनाओं का नाम है। चलिए दोस्तों मानते हैं आपको कुछ नहीं पता था इसमें, लेकिन उरी अटैक तो आपको पता होगा ना, उरी मूवी बन गई है। तो अगर आपको उरी पता है तो भैया उरी J&K में होगा, यानी डी को आप आंख मूंद के 1 से मिलाइए, आप जाइए गली गली के बच्चे से पूछिए तो वो 2 ऑप्शन इसका काट देगा। यानी अब आपको एक्चुअली इसमें 50-50 ये क्वेश्चन ही था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आपके पास क्या बचता है, आप देखिए जो आपको सही करना है, जिनमें से आपका आंसर सही होगा उसमें आप देखिए कि बी को दोनों जगह पे 3 लिखा हुआ है, यानी सरावती नदी कर्नाटक की है। तो चलिए आपको सरावती के बारे में भी पता करने की जरूरत नहीं है। अब नागार्जुन परियोजना, ध्यान दीजिए, नागार्जुन परियोजना होगी कहाँ पे? नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है या नागार्जुन परियोजना हिमाचल में है? तो नागार्जुन परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। याद करने का तरीका है, कृष्ण का संबंध देखिए नाग से भी है और अर्जुन से भी है। पहले नाग से संबंध है, फिर अर्जुन से है। पहले वो कालिया नाग का वध करते हैं, फिर अर्जुन का साथ लेके बाकियों का वध करते हैं। तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है क्या? नागार्जुन परियोजना। तो आप सीधे इस तरह से आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। बाकी देखिए सरावती परियोजना जो है वो जोग जलप्रपात पर बनाया गया है, जोग जलप्रपात। जो नाप्ता झाकरी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। जो उरी परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से जो भी फैक्ट थे वो हम लोग देख लिए। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कूट का यूज करते हुए कि कौन सा उत्तर सही है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लिख रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। नर्मदा ताप्ती यहाँ पे लिखा गया है, नर्मदा और ताप्ती कर लीजिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है और यह अधिकतर बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट से बनी है। दोनों ऑप्शन इसका सही है। जो सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों वो अधिकतम बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी हुई है और ये नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। देखिए सी में ना तो 1 ना ही 2 है, जबकि इसका दोनों सही है कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर डी है, इस चीज को ध्यान देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन पर है दोस्तों, किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा, पैगोडा मतलब होता है बिहार। बिहार, अब देखिए बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मान लीजिए आपको नहीं पता था, यानी सोने के कलर का जहां बिहार मिला होगा वही कहा जाएगा स्वर्ण पैगोडा का देश। ईरान मुस्लिम कंट्री है, काट दीजिए। फिनलैंड हम लोग कह सकते हैं कि नहीं पता है, मेरा मानना है कि ईसाइयत होगा, काट दीजिए। जापान और म्यांमार, जापान में भी बौद्धिज्म है लेकिन उतने ज़्यादा, ये बेसिकली न्यूट्रल लोग हैं। लेकिन म्यांमार में आपको बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, ये कभी मत भूलिएगा, कोई इसको भूल नहीं सकता है अशोक की वजह से। तो अगर आपको केवल पैगोडा का अर्थ पता होता तो इसका सही आंसर आप मार देते ऑप्शन नंबर डी। फैक्चुअली क्वेश्चन था बट इसको कॉन्सेप्ट की तरफ से आपको समझ में आ गया, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, नॉर्थ टू साउथ। ए में है काराकोरम, बी में है दूसरा नंबर पे जास्कर, तीसरा है लद्दाख, चौथा है शिवालिक और पांचवा है पीर पंचाल। आपको दोस्तों इसको मैच कराना है, ऊपर से नीचे इसको अरेंज करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर फिगर देखिए, सबसे ऊपर काराकोरम है, यानी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं के से काराकोरम कर लेते हैं हम। दूसरे नंबर पे आप देखिए लद्दाख श्रेणी है, तो दूसरे नंबर पे आप लद्दाख कर लीजिए। तीसरे पे देखिए जास्कर है, तीसरे नंबर पे आप जास्कर लिखिए। फिर उसके बाद से देखेंगे पीर पंजाल आता है और फिर उसके बाद से शिवालिक आता है, यानी शिवालिक सबसे लास्ट में है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, पढ़िए ध्यान से दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ये फिगर है, शिवालिक श्रेणी यहाँ पे लास्ट में लिखी है, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक को आप खोज के लास्ट करिए, तो 4 नंबर पे शिवालिक है और यही लास्ट है।
एक पकड़िए, आंसर मार दीजिए, एक पकड़िए, आंसर मार दीजिए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आते हैं आज के 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन एक फैक्चुअली क्वेश्चन था। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के पहले हो गई थी 1875 में। कई लोग इसको 1975 टिक किए हैं और कई सारे लोग तो 1935 टिक कर दिए। मेरा मानना है कि 1935 जो टिक किए हैं वो जो भारत शासन अधिनियम है उसके तर्ज पे कर देंगे कि भैया अंग्रेजों ने देश के लिए बहुत किया है 1935 में, क्या पता ये भी कर दिया हो। तो कई सारे लोग तो ऐसा सोच के सी मार दिए, लेकिन सही है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पृथ्वी मंत्रालय के अधीन आता है, पृथ्वी मंत्रालय के अधीन आता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन गैसीय ग्रह नहीं है? निम्नांकित में से कौन गैसीय ग्रह नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र। ध्यान देंगे दोस्तों, शुक्र नहीं, यहाँ पे शनि है। 4 गैसीय ग्रह हैं और उनका नाम है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 गैसीय ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिखा हुआ है, इस फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। लिखा है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हो गया कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी पहले कम, जिसकी कम दूरी हो। तो ग्रह दूरी के आधार पर अगर हम लोग ग्रहों की को अरेंज करें तो सूर्य से सबसे कम दूरी है बुध की। उसके बाद हम लोग देखेंगे शुक्र, फिर उसका संबंध सबसे दूरी वाला हो गया वरुण, सबसे दूरी वाला हो गया वरुण। तो दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम हो गया, तो सबसे पहले बुध और सबसे लास्ट में वरुण। लेकिन आप जब द्रव्यमान के आधार पर जाते हैं, द्रव्यमान के अनुसार, यही जब आप आधार द्रव्यमान मान लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। इसी के लिए एक में आरोही बता दिए हैं, दूसरे में अवरोही। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, यानी किसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान सर्वाधिक है और बुध का द्रव्यमान कम है। तो अरेंज ऐसे करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे, जो फैक्ट है वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। इसको इसलिए रब भी कर लेते हैं। इसका हालांकि मॉडल आंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। चंद्रमा के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है, 1/6 होता है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देता है, अर्थात 50% हिस्सा दिखाई देता है, जबकि हमको पता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का 59% हिस्सा दिखाई देता है, 59%। यानी दूसरा तो गलत हो गया। अब आता है कि पृथ्वी पर की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या 1/6 होता है? हाँ होता है। क्यों होता है? होता इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से फोर्स लगाता है, जब इसी का मान 1/6 है तो जो वस्तु का भार होगा वो भी 1/6 होगा। तो 1 नंबर सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। आते हैं आज के 37वें नंबर क्वेश्चन पे। 37वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज का था वो था झीलों के संदर्भ में, और यह है वान झील जो कि तुर्की की है, वो सर्वाधिक खारी झील है बोल रहा है। 2 कथन लिखा है, विचार करना है और सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे छूट गया है, उपरयुक्त में से सही कथन है। ये सब दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, सही कथन है, इस चीज को ध्यान देंगे। बहुत आसान सी टाइपिंग मिस्टेक है। पीसीएस वालों को तो वैसे भी मिस्टेक की आदत होनी चाहिए, कम से कम मतलब स्ट्रेट 8 से 10 क्वेश्चन तो गलत देती है। यहाँ पे तो टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ क्वेश्चन ही गलत होता है। आते हैं वान झील तुर्की सर्वाधिक खारी झील है, सी, इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि वान झील तुर्की सर्वाधिक खारी झील है। तो देखेंगे तुर्की, हाँ ये सही है कि जो वान झील है विश्व की वो सर्वाधिक खारी झील है, तो ये सही है। यहाँ पे फिर देखिए एक गलत आंसर फिल हुआ है, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन सी पे हमेशा दोनों होता है। तो इसको फिर से जिसने टाइप किया वो थोड़ा सा गलत किया है। आप लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर डी है। आपको जो OMR मिला होगा वहां पे बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है,
वहां पे आपको संशोधन नहीं करना है। तो वान झील विश्व की सर्वाधिक खारी झील है तथा बैकाल झील विश्व की दूसरी सर्वाधिक गहरी झील है। जो बैकाल झील है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। एक सेकंड इसको मिटाते हैं और स्पष्ट इसको देखते हैं। देखेंगे कि सर्वाधिक खारी झील आप देखेंगे तो वो तो वान झील है, और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील अगर देखनी है तो बैकाल झील है। टंगानिका झील जो है दोस्तों वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, टंगानिका। और यही क्वेश्चन है, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो पहली कौन है? तो पहली है बैकाल झील। सुपीरियर झील विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान देंगे, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। भारत के संदर्भ में यहाँ पे दो फैक्ट ध्यान देंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है उसका नाम है सांभर, और वुलर झील जो है भारत की, जो कि कश्मीर में है, वो भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। तो झीलों से लेके यहाँ पे कुल 5 फैक्ट है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। उम्मीद है झील से रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रश्न है तो फंस जाए, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं झीलों से लेक्स से लेके आने वाले टेस्ट सीरीज में आपको मिलता रहेगा। चलते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो सांभर है। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आप दोस्तों होमवर्क के तौर पे सांभर का लोकेशन याद कर चाहिए। लोकेशन, इसको जरूर ध्यान दे दीजिए कि इसका लोकेशन कहां पे है। 37वां नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है। 37वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसमें है कि एक सूची दिया है और कह रहा है कि घास के मैदान, वहां पे लिखा हुआ है महाद्वीप या देश लिखा हुआ है। घास के मैदान में लानोज है, वेल्ड है, पंपास है और सिल्वास है। और एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा कि बीच बीच में दोस्तों थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे घास का मैदान देखेंगे तो लानोस लिखा है और उसको दक्षिण अमेरिका से मैच करा है। यहाँ पे एक्चुअली ये सुमेलित करने का क्वेश्चन था, सुमेलित करने का ये क्वेश्चन था, सुमेलित नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन था इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में ये सही लिखा हुआ पेपर में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है और ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो लानोस दक्षिण अमेरिका से इसको मैच कराया है तो बिल्कुल सही है, लानोस दक्षिण अमेरिका की है। वेल्ड अफ्रीका, तो वेल्ड अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का आप वेल्ड देखेंगे है। सेल्वास को अमेरिकन बेसिन से, तो बिल्कुल सही है, जो सेल्वास है वो अमेरिकन बेसिन का ही है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे दोस्तों जो पंपास है, पंपास को कह रहा है कि ये उत्तरी अमेरिका का है, जबकि पंपास जो है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका की घास भूमि है। पंपास दक्षिण अमेरिका की घास भूमि है, और दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना वाला एरिया है, ब्राजील का एरिया है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पंपास कहाँ की हो गई? साउथ अमेरिका की हो गई, साउथ अमेरिका की। उत्तर अमेरिका का घास का मैदान हो गया प्रेयरीज, उत्तर अमेरिका का हो गई प्रेयरीज। यहां पे क्वेश्चन बस गलत है दोस्तों, और मतलब गलत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, पेपर में आपको क्वेश्चन सही मिला हुआ है। 40वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअली क्वेश्चन है। व्हाइट पर्वत कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पेपर में आया हुआ भी है, इसलिए इसको देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे बड़ी बात देखिए कि सारा साउथ इंडिया का राज्य है, साउथ इंडिया का सारा नाम ही साउथ इंडिया का है। और यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है, फिर केरला का पोजीशन है, फिर तमिलनाडु का। ये रिसेंट का डाटा है, तो इसमें ये एकदम नया डाटा है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ऑप्शन को कर्नाटक टिक मारिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? हमको पता है कि खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलों का पैटर्न होता है। खरीफ फसल नहीं है तो देखेंगे जो सरसों है दोस्तों, सरसों रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। खरीफ फसल क्या होती है? तो खरीफ फसल वो फसल होते हैं जिनको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। यानी अक्टूबर का भी मास चल रहा है, हम लोग देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो जो फसलें कट रही हैं आपके गांव एरिया में,
वो सारी खरीफ की फसलें देखेंगे। धान कटा होगा अभी रिसेंट में, मक्का कटा होगा, ज्वार बाजरा जूट, ये सब सारी चीज़ें, रागी, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो देखिए रागी ऑप्शन में है, चावल है, मक्का है। लेकिन रबी की फसल क्या होती है, ये अक्टूबर नवंबर के दौरान बोई जाती है और इसको अप्रैल मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें हम देखेंगे जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, मसूर है, गेहूं है, ये सब रबी की फसलें हैं। तो इसमें जो सरसों है ये रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मालप्रभा परियोजना नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पोचमपाद परियोजना और मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नहर परियोजना अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसे फैक्ट को ध्यान देंगे आगे आने वाले टेस्ट सीरीज में, या जो हम लोग 60 नोट्स देंगे वहां पे, या जो यूट्यूब पे हम लोग क्लासेस पढ़ाएंगे वहां पे, जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं हमारी पूरी कोशिश है कि इन तीनों मीडियम से आपकी पूरी सहायता करना, एग्जाम को क्रैक कराना। हम लोग अपनी रणनीति इतनी बेहतर सेट किए हैं कि एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग अपने प्लान से फंसाएंगे, चाहे वो हमारा टेस्ट सीरीज हो, यूट्यूब वाला हमारा प्लान हो जिसमें हम लोग और सारे सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या अगर उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं, हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि टेस्ट पेपर आपके बनाने थे और भी प्लान तैयार करने थे। हालांकि ये काम अब नियर अबाउट और स्टार्ट हो चुका, आगे बढ़ चुका है, उस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। 44वें नंबर क्वेश्चन पे कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या होती है। तो कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 15 से 59 वर्ग का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, ईयर है, इसको हम लोग कहते हैं कार्यशील आयु वर्ग। तो जिस देश में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, उस देश के उन्नत होने की, संपन्न होने की, समृद्ध होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। बाकी 15 से नीचे वाले और 59 के ऊपर वाले को हम लोग एक भारित जनसंख्या के तौर पे देखते हैं, यानी ये इनसे कोई आप प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये कुछ उत्पादन करेंगे। 60 59 के बाद यानी 60 रिटायरमेंट वाले और 14 के तक वाले, 15 के पहले यानी 14 तक वाले, ये कुछ उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन से मनाही किया गया है, यानी वो उत्पादन हिस्से में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कार्यशील आयु वर्ग को आप यहीं से अंदाज लगाइए, 15 से 59 वर्ग। कुछ लोग 15 से 60 को टिक कर दिए हैं, और कुछ लोग सोचे हैं कि 18 साल में क्या होता है कि लोग वोट देने के लायक होते हैं तभी आप कार्यशील मानिए। भैया वोट देना कार्यशील नहीं है, ठीक है, वोट देना कार्यशील होने की आधार नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड रेल इंजन प्रदान किए? ये करेंट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को प्रदान किया गया दोस्तों। ये अगस्त का न्यूज है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज था। आते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन पे। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया गया? हम देखेंगे कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है ईयरली इसका आयोजन करती है। 1975 से लगातार इसका आयोजन प्रति वर्ष होता रह रहा है। इस साल नवंबर में इसका आयोजन गोवा में होने वाला था। ये अगस्त का न्यूज है, इसलिए होने वाला था बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025 जारी की? ध्यान देंगे दोस्तों, वित्तीय शिक्षा पर यह दूसरी रणनीति है। पहली रणनीति 2013 में आई थी और यह रणनीति आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में समय के साथ हम लोग देखेंगे जो भी फैक्ट्स हैं। इसका सही आंसर है आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। 48वें नंबर क्वेश्चन को देखें, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्टार्ट की? इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो देखेंगे कि आरबीआई ने इनोवेशन हब की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की है। इनोवेशन हब का कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसका जो यूज है वो है बैंकिंग सेवाओं को कुशलतापूर्वक यूज करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन पे और अपने पहले वीडियो पार्ट का सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया? हम लोग देखेंगे अगस्त में जो है कि अरविंद सक्सेना, जो प्रदीप जोशी हैं उनको बनाया गया अरविंद सक्सेना की जगह पे। अरविंद सक्सेना इस बार की यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के
खुद को बाय कह लिए यूपीएससी से, उनके रिटायरमेंट का टाइम पीरियड आ गया और वो हट गए। नए आपके अध्यक्ष बने हैं प्रदीप, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर भी रहे हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, उससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हम लोग देख सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 112 में संबंधित इसके बारे में उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में ध्यान देंगे, संघ लोक सेवा आयोग, फिर यहाँ पे लोक सेवा आयोग लिखा गया है तो इसको लोक सेवा आप काट दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 315 में उल्लेख है। संघ लोक सेवा, और एक सेकंड दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनके कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं वो अनुच्छेद 315 में है। जो लोक सेवा आयोग का कार्य है उसको 324 में बताया गया है। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिसको हम लोग देख लिए। इसमें एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे इस बार यूपीपीसीएस 2020 में भी आया है। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हो करेंट का क्वेश्चन था दोस्तों। करेंट के क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो होते भी नहीं उसको भी करेंट बना दीजिए। इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त में अभी देखेंगे इसकी वर्षगांठ थी, वो कौन सी वर्षगांठ थी ये क्वेश्चन है। तो इसकी 78वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 9 अगस्त 1942 को हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम लोग 42 से देखेंगे तो 2020 में ये 78वीं वर्षगांठ थी इसकी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा भाग 1 पूरा हुआ। अगला 51 से जो 100 है और उसके बाद से 101 से 150 का एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो 3 पार्ट में मिलेगा। तो पहला ये वीडियो था। उम्मीद है आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमको 9711143850 इस पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी जो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है वो दी जाएगी।